हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ज़फ़र अली। अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री का पार्ट 2 करेंगे। अफ़गानिस्तान के पार्ट 1 में हमने अफ़गानिस्तान की जोग्राफ़ी और एथनिक ग्रुप्स पढ़े थे। अफ़गानिस्तान में हमने पढ़ा था कि जो एथनिक ग्रुप्स हैं अफ़गानिस्तान के, सबसे पहले पश्तून्स, उसके बाद हमने पढ़े थे ताजिक्स। अफ़गानिस्तान में ताजिक्स भी रहते हैं और ये ताजिक्स जो हैं ये पर्शियन स्पीकर्स हैं। और तीसरा ग्रुप हमने हज़ारा पढ़ा था। हज़ारा ये माइनॉरिटी है अफ़गानिस्तान में। और फोर्थ ग्रुप हमने उज़्बेक्स पढ़ा था। ये 4 ग्रुप्स अफ़गानिस्तान में रहते हैं। अफ़गानिस्तान की आज के इस पार्ट में हम हिस्ट्री करेंगे। तो हिस्टोरिकली अफ़गानिस्तान के जो 300 साल की हिस्ट्री है, इसमें फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम पश्तून्स ने ही अफ़गानिस्तान को रूल किया है। पश्तून्स के जो दो मेजर कबाइल हैं या दो मेजर बाइफर्केशंस हैं, एक का नाम है दुरानी पश्तून्स और दूसरा ग्रुप है गिलज़ाई पश्तून्स। ये दोनों जो पश्तून के जो दो ग्रुप्स हैं, इन्होंने जो है अफ़गानिस्तान में रूल किया है। सबसे पहले अफ़गानिस्तान की जो मॉडर्न अफ़गानिस्तान है उसकी जो फाउंडेशन हुई थी वो 1707 में हुई थी, अराउंड 1707। 1707 में गिलज़ाई कबीला या जिसको खिलजी कबीला कहते हैं, इसमें एक ट्राइब है जिसका नाम है होता की ट्राइब। होता की ट्राइब ने जो है अफ़गानिस्तान को यूनाइट किया और मॉडर्न डे अफ़गानिस्तान का जो है वो फाउंडेशन होता की एम्पायर नहीं रखी थी। पर ये एम्पायर जो था ये ज़्यादा टाइम नहीं चल सका था, तो जिसकी वजह से जो मेन फोकस होता है अफ़गानिस्तान में वो दुरानीज़ पे होता है, क्योंकि 1747 में दुरानीज़ का एक मिलिट्री कमांडर था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने अफ़गानिस्तान में जो भी पश्तून ट्राइब्स हैं उन सब ट्राइब्स को यूनाइट करके अफ़गानिस्तान की रियासत का क़याम किया था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो मॉडर्न ज़माने का अफ़गानिस्तान है, इसकी जो क्रिएशन हुई थी वो 1747 से हुई थी, जब अहमद शाह अब्दाली ने सब ट्राइब्स को यूनाइट करके अफ़गानिस्तान में एक प्रॉपर गवर्नमेंट बनाई थी। तो अफ़गानिस्तान की जो फाउंडेशन हो रही है वो 1707 में हो रही है। 1707 से 1747 तक यहाँ पे अफ़गानिस्तान में हुकूमत रही है वो होता की एम्पायर की रही है, होता की डायनेस्टी। इसमें कुछ टाइम के लिए नादिर शाह ने अफ़गानिस्तान को इन्वेट किया था, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो होता की एम्पायर इस पीरियड में, उसके बाद फिर 1747 से ऑनवर्ड्स जो है वो अफ़गानिस्तान में दुरानी एम्पायर की जो है वो हुकूमत रहेगी। और ये 1747 से रफली 1973 तक दुरानी रूल रहेगा अफ़गानिस्तान में। अब ये जो है 1747 से 1973 तक ऑनवर्ड्स जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स है वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1747 में जब अहमद शाह अब्दाली ने अफ़गानिस्तान की जो है वो गवर्नमेंट या मतलब जो लोया जिरगा से अप्रूव की हुई गवर्नमेंट बनाई थी। लोया जिरगा, अफ़गानिस्तान में लोया जिरगा का सिस्टम क्या है कि जो इनके पश्तून ट्राइब्स होते हैं उनके हर पश्तून ट्राइब का एक सरदार होता है, और ये सारे सरदार या उनके जो लीडर्स होते हैं, ट्राइबल लीडर्स, वो सारे मिल के जिस भी बादशाह के हक़ में वोट देते हैं तो वो मुल्क का हुक्मरान बन जाता है। इसको लोया जिरगा कहते हैं, और ये लोया जिरगा का सिस्टम आज तक अफ़गानिस्तान में चलता आ रहा है। ये सिस्टम जो है अफ़गानिस्तान में दुरानी एम्पायर ने, अहमद शाह अब्दाली ने स्टार्ट किया था। अहमद शाह अब्दाली को अहमद शाह दुरानी भी कहते हैं, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने अपना नाम आगे जाके चेंज किया था और अब्दाली से इसने अपने आप को टाइटल दिया दुरानी का, इस वजह से इसको दुरानी डायनेस्टी कहते हैं। 1747 के बाद दुरानी एम्पायर जो अफ़गानिस्तान में रूल कर रहा था, उसके अहमद शाह अब्दाली की 1770 में डेथ हो जाएगी और फिर उसके ही ख़ानदान में ये हुकूमत चलेगी। और आगे जाके ये जो दुरानी एम्पायर है इसको दो बड़े एम्पायर हैं उनको फेस करना होगा। एक्चुअली अफ़गानिस्तान की जो लोकेशन है वो इस मैप में मैं दिखा रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान की जो लोकेशन है वो इसके अफ़गानिस्तान के नॉर्थ में सेंट्रल एशिया और उस सेंट्रल एशिया के नॉर्थ में रशिया है, और अफ़गानिस्तान के ईस्टर्न साइड पे या साउथ ईस्ट में सब कॉन्टिनेंट है, और 1800s में सब कॉन्टिनेंट पे जो कब्ज़ा था वो ब्रिटिश एम्पायर का था। और सेंट्रल एशिया में कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं इन पे कब्ज़ा था रशिया का। तो एक्चुअली रशिया की जो लैंड है वो इस तरह की है कि रशिया का जो उसको जो सी लगता है वो सी आर्कटिक सर्कल से ऊपर है, जिसकी वजह से विंटर के सीज़न में ये सी जो है ये बिल्कुल स्नो में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से साल में तकरीबन 7-8 महीने ये समंदर जो है ये फ्रोज़न हो जाता है, और ट्रेड रशिया का जो है वो नहीं हो सकता है समंदर से, जिसकी वजह से रशिया को जो है वो हमेशा वार्म वाटर तक एक्सेस की नीड थी। तो रशिया ने कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान तक तो, या तुर्कमेनिस्तान तक तो रशिया ने
कब्ज़ा कर लिया था। अब उसके नीचे अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के नीचे पाकिस्तान का बलूचिस्तान और फिर अरेबियन सी तक उसको एक्सेस मिल जाती, जिसकी वजह से रशिया का ये पुराना ख्वाब था कि अफ़गानिस्तान और उसके बाद बलूचिस्तान पे हमारा कब्ज़ा हो जाए ताकि हमें अरेबियन सी तक एक्सेस मिल जाए। अब ये रशिया रशिया का जो ये एक ड्रीम था कि अफ़गानिस्तान और उसके बाद फिर बलूचिस्तान पे कब्ज़ा हो जाए। तो इसके अपोज़िट में एक दूसरा एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर, जो कि मॉडर्न डे पाकिस्तान तक उसकी जो है वो उसका कब्ज़ा था। तो ब्रिटिश नहीं चाहता था कि रशिया का कब्ज़ा अफ़गानिस्तान पे हो जाए, जिसकी वजह से ब्रिटिश और रशिया इन दोनों के दरमियान अफ़गानिस्तान को लेकर जो है वो एक कोल्ड वार टाइप एक वार चलेगी, या जिसमें वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ कंस्पिरेसीज़ करेंगे। तो ये जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ दोनों रशियन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर कंस्पिरेसीज़ करेंगे, इसको ग्रेट गेम कहते हैं। इसको ग्रेट गेम कहते हैं। ग्रेट गेम क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ब्रिटिश की ये ख्वाहिश थी कि अफ़गानिस्तान पे ब्रिटिश का कब्ज़ा हो, और रशिया की ये ख्वाहिश थी कि अफ़गानिस्तान पे रशिया का कब्ज़ा हो। तो दोनों अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करना चाहते थे। ये दोनों की जो ख्वाहिश है, इसके दरमियान जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो कंस्पिरेसीज़ करते थे, उन कंस्पिरेसीज़ को जो वो ग्रेट गेम का नाम देते हैं। और इसी को ग्रेट गेम को फॉलो करते हुए ब्रिटिश ने 1838 में अफ़गानिस्तान पे एक बार इन्वेड किया, पर ब्रिटिश जो है वो उसमें कामयाब नहीं हो सकी उस इन्वेजन में। उसके बाद फिर 1878 में फिर से ब्रिटिश ने अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया। इस बार जो है अफ़गानिस्तान में ब्रिटिश को ये कामयाबी मिली कि 1878 में अफ़गानिस्तान के साथ जो दुरानी एम्पायर के जो बादशाह होते थे, उस ज़माने में उनको अमीर ऑफ अफ़गानिस्तान कहा जाता था। तो ब्रिटिश एम्पायर ने अफ़गानिस्तान के अमीरों से एक माहिदा किया। उस माहिदे को कहते हैं ट्रीटी ऑफ गंडामेक। उसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ गंडामेक। ट्रीटी ऑफ गंडामेक में ब्रिटिश को अफ़गानिस्तान की जो डिफेंस और फ़ॉरेन पॉलिसी, उस पर कंट्रोल हासिल हो गया। और इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब ये तसल्ली हो गई ब्रिटिश को कि अब अफ़गानिस्तान के जो अमीर हैं वो रशियंस को अंदर आने नहीं देंगे मुल्क में। तो ट्रीटी ऑफ गंडामेक में क्या ख़ास बात है कि ट्रीटी ऑफ गंडामेक में ब्रिटिश ने अफ़गानिस्तान का जो है वो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स पे कंट्रोल कर लिया। बाकी इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान की जो बाकी दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारी अफ़गानिस्तान के दौरानी अमीर से ही देखते थे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1878 में ब्रिटिश ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि किसी भी मुल्क जो आज़ाद मुल्क होता है उसकी जो मेन मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, वो एक फॉरेन अफेयर्स होती है और दूसरी डिफेंस मिनिस्ट्री होती है। ये दोनों मिनिस्ट्री जो हैं वो अब ब्रिटिश के कब्ज़े में चली गई। तो 1878 के बाद हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश ने जो है वो अफ़गानिस्तान को अपनी कॉलोनी बना लिया। इसके बाद फिर क्या होता है कि 1919 में 1919 में ब्रिटिश जो है वो अफ़गानिस्तान को फाइनली फुली इंडिपेंडेंट कर देगा, आज़ादी मिल जाएगी अफ़गानियों को। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि 1919 जो है वो, जैसे पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था, इसी तरह अफ़गानिस्तान जो है वो 1919 में आज़ाद हुआ था। और जिस ट्रीटी के तहत ये इसको आज़ादी मिली थी, उसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी। ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी। अभी भी अगर आप अफ़गानिस्तान का फ़्लैग देखेंगे तो ये तालिबान का जो फ़्लैग है ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, पर इससे पहले जो अशरफ गनी की हुकूमत में फ़्लैग था अफ़गानिस्तान का, या हामिद करज़ई की टाइम में, उस फ़्लैग में जो है 1919 जो अरबिक साल होते हैं उसमें 1919 लिखा होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है अफ़गानिस्तान की आज़ादी के साल को। अच्छा, मैं इसको रिपीट करता हूँ कि अफ़गानिस्तान जो मॉडर्न स्टेट अफ़गानिस्तान की है, ये 1707 में फ़र्स्ट टाइम जो है अफ़गानिस्तान के नेटिव पश्तून ट्राइब्स को जो है यूनाइट करेंगे, और एक डायनेस्टी अफ़गानिस्तान में क्रिएट होगी जिसको होता की डायनेस्टी कहेंगे। होता की मतलब हम कह सकते हैं कि पहली डायनेस्टी जो थी अफ़गानिस्तान में पश्तूनों की, वो होता की डायनेस्टी थी। होता की डायनेस्टी के बाद फिर 1747 में दुरानी डायनेस्टी आएगी, और अहमद शाह अब्दाली जो है वो इसको अफ़गानिस्तान की जो फुल बाउंड्रीज आज के ज़माने की हैं, वो सारी इसी के ज़माने में आएंगी। हालांकि जो ड्यूरन लाइन है वो 1893 में साइन होगी, 1893 में, जो कि पाकिस्तान के साथ इनकी बाउंड्री है, ड्यूरन लाइन। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा कि दुरानी जो है वो अफ़गानिस्तान पे रूल करेंगे 1747 से 1973 तक। उसके दरमियान ही हमने पढ़ा कि अफ़गानिस्तान की जो लोकेशन है वो इस तरह की है कि इट वाज लोकेटेड बिटवीन रशियन एम्पायर एंड ब्रिटिश एम्पायर। तो इन दोनों के दरमियान ये समझे कि एक एज अ बफर स्टेट का ये काम कर रहा था अफ़गानिस्तान। ऊपर से ब्रिटिश और नीचे से ऊपर से रशिया और नीचे से जो है ब्रिटिश, ये दोनों जो प्रेशराइज करे थे अफ़गानिस्तान को। तो दोनों की ख्वाहिश थी कि अफ़गानिस्तान पे इनका कब्ज़ा हो जाए। तो फाइनली कब्ज़ा जो है वो कर लिया ब्रिटिश ने, और ब्रिटिश ने 1838 में अफ़गानिस्तान पे हमला किया था और कब्ज़ा करने की कोशिश की थी, और अफ़गानिस्तान में वो कामयाब हुए थे। 1878 में उन्होंने ट्रीटी ऑफ गंडामेक भी साइन की थी, और फाइनली इनको आज़ादी मिल गई 1919 में। 1919 में अफ़गानिस्तान में एक आज़ाद रियासत कायम होगी, और उसके बाद जो है अफ़गानिस्तान में किंगडम सिस्टम आएगा, और 1919 में अफ़गानिस्तान का एक नया बादशाह आएगा जिसका नाम किंग अमानुल्लाह था।
अब ये इसको जल्दी जल्दी में 1919 में किंग अमानुल्लाह, 1919 से 1929 तक किंग अमानुल्लाह रूल करेगा। 1929 से ऑनवर्ड्स जो है वो 1929 से उसी साल में 1929 के ही साल में हबीबुल्लाह कलकानी का रूल आएगा। उसके बाद फिर 1929 से 1933 तक जो है अफ़गानिस्तान में रूल आएगा नादिर शाह का, और 1933 से 1973 तक अफ़गानिस्तान में हुकूमत रहेगी किंग ज़ाहिर शाह की। तो ये नाम जस्ट मैंने इसलिए बताया कि जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, हालांकि हिस्टोरिकली ये नाम, इन बादशाहों के नाम याद करना ज़रूरी नहीं है। ये अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री ऐसे ही है कि 1919 से 1929 तक किंग अमानुल्लाह से स्टार्ट होती है, और फाइनल जो आखिरी बादशाह था अफ़गानिस्तान का वो किंग ज़ाहिर शाह। अब 1973 में जो है अफ़गानिस्तान में किंगडम सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, और 1973 में अफ़गानिस्तान में एक कू लगेगा जिसमें मोहम्मद दाऊद की हुकूमत आएगी। मोहम्मद दाऊद जो है वो अफ़गानिस्तान को किंगडम सिस्टम ख़त्म करेगा और अफ़गानिस्तान को रिपब्लिक डिक्लेयर कर देगा, और ये अफ़गानिस्तान का किंग नहीं बल्कि प्रेसिडेंट बन जाएगा। अब अफ़गानिस्तान में 1973 से 1978 तक मोहम्मद दाऊद रूल करेगा। 1978 में एक टर्निंग पॉइंट आएगी, क्योंकि 1978 में अफ़गानिस्तान में एक पार्टी है जिसका नाम है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान, PDP इसको कहते हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान। ये PDP जो पार्टी थी ये एक सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट पार्टी थी, और ये पार्टी जो है अफ़गानिस्तान में मोहम्मद दाऊद की हुकूमत को ख़त्म करके PDP पार्टी की हुकूमत आएगी, और 1978 से ये रूल करेगी। रफली हम कह सकते हैं कि 1990 तक या 1992 तक, 1990 तक ऑलमोस्ट। अब इस पार्टी की खास बात क्या है कि ये जो पार्टी थी ये प्रो रशियन पार्टी थी, और इसको सपोर्ट जो थी वो रशिया की सपोर्ट हासिल थी, और इस पार्टी को रशिया की सपोर्ट हासिल थी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली समझें कि अफ़गानिस्तान में रशिया की गवर्नमेंट आ गई, या रशिया की एक पपेट गवर्नमेंट आ गई। अच्छा, अब 1978 में अफ़गानिस्तान में PDPA की गवर्नमेंट जैसे ही आई, तो अफ़गानिस्तान के जो नेटिव पश्तून्स या दूसरे जो ग्रुप्स थे उन्होंने इस गवर्नमेंट को रिजेक्ट किया, और अफ़गानिस्तान में प्रोटेस्ट टाइप जो है वो जैसे वायलेंस जैसे स्टार्ट होती है, और अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब हो गए। तो इससे जो है रशियंस हर्ट हो रहे थे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम काफ़ी टाइम के बाद जो है वो प्रो रशियन गवर्नमेंट आई थी अफ़गानिस्तान में। तो जिसकी वजह से रशियंस ने इस गवर्नमेंट को, PDP की गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए 1979 में अफ़गानिस्तान में अपनी आर्मी उतार दी, क्योंकि अफ़गानिस्तान में के करीब ही इनकी आर्मी बैठी होती थी। ऊपर जो कंट्री थे उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये वैसे ही रशिया के, ये कंट्री रशिया के पार्ट थे, और उस ज़माने में कोल्ड वार भी चल रही थी। तो जिसकी वजह से रशियंस ने उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से आर्मी भेज दी अफ़गानिस्तान में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब 1979 में रशिया ने फाइनली वो अपना जो पुराना ड्रीम था उनका, जो कि ग्रेट गेम से चला आ रहा था, वो ख्वाब उन्होंने पूरा किया, और 1979 में अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया। अब 1979 में अफ़गानिस्तान पे जैसे ही रशिया ने कब्ज़ा किया, तो इस कब्ज़े से जो है वो एक तो नेटिव जो अफ़गानी थे वो हट हुए, और दूसरा जो है वो दूसरा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान से हट हुआ, क्योंकि पाकिस्तान को लगा कि अफ़गानिस्तान पे अब जैसे ही रशिया ने कब्ज़ा किया है तो नेक्स्ट इनका जो टारगेट होगा वो बलूचिस्तान होगा, तो ये हमसे बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी ये इन्वेजन जो थी वो काफ़ी मुश्किल लग रही थी। और तीसरी जो पार्टी थी वो अमेरिका क्यों एंटी थी, क्योंकि उस ज़माने में कोल्ड वार चल रही थी, और दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका का रशिया था। तो रशिया ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया, कम्युनिज़म की गवर्नमेंट आ गई, तो इससे अमेरिका को डायरेक्टली थ्रेट थी, क्योंकि कम्युनिज़म अफ़गानिस्तान में आ जाएगा, उसके बाद फिर पाकिस्तान में आएगा, उसके बाद फिर इंडिया में आएगा, उसके बाद फिर साउथ ईस्ट एशिया में आएगा। तो अब ये जो तीनों ग्रुप्स हैं, एक तो लोकल अफ़गानी लोग, और दूसरा पाकिस्तान, और तीसरा अमेरिका, ये तीनों जो ग्रुप्स हैं, ये तीनों ग्रुप्स अफ़गानिस्तान से रशिया को जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे, जिसमें अमेरिकन पैसा देंगे, और पाकिस्तान जो है वो मुजाहिदीन जो बनेंगे उनको ट्रेनिंग वगैरह पाकिस्तान में मिलेगी, और उसके बाद जो है वो जो नेटिव अफ़गान थे वो मुजाहिद थे जो कि लड़ेंगे रशिया के ख़िलाफ़। अब ये मुजाहिदीन जो थे, अफ़गानिस्तान के जो ताजिक ग्रुप थे उनमें से भी थे, उज़्बेक्स भी मुजाहिदीन थे, पठान भी जो है वो भी मुजाहिदीन थे। तो ये सारे ग्रुप जो अफ़गानिस्तान के वो सारे मिल के रशिया के ख़िलाफ़ एक महाज बनाएंगे, और अमेरिका का पैसा इनको मिलेगा, अमेरिका के हथियार इनको मिलेंगे, वेपन्स मिलेंगे, जिसकी वजह से 1989-90 में रशिया जो है फाइनली अफ़गानिस्तान को छोड़ के चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान को आज़ादी मिल गई। अब मसला ये है कि जो मुजाहिदीन थे, इनमें ताजिकों का जो मेन ग्रुप था, मुजाहिदों का जो मेन लीडर था, उसका नाम था अहमद शाह मसूद। ये लीड कर रहा था ताजिकों को, अहमद शाह मसूद। और उसके अलावा अब्दुर्रशीद दोस्तम जो है वो लीड कर रहा था उज़्बेक्स को, और ताजिकों का एक दूसरा लीडर था जिसका नाम था बुरहानुद्दीन रब्बानी। बुरहानुद्दीन रब्बानी भी ताजिक ग्रुप को लीड कर रहा था। और पश्तून्स में जैसे मुल्ला अमर हो गया, या ये खैर लीड तो नहीं कर रहे थे, पर पश्तून्स में काफ़ी थे, जैसे अब्दुल कादिर हो गया, या
उसके अलावा जलालुद्दीन हक्कानी, जिसके नाम से हक्कानी नेटवर्क है। तो ये सारे जो मुजाहिदीन थे ये अफ़गानिस्तान में रशिया के ख़िलाफ़ ये सारे मुजाहिदीन डिफरेंट ग्रुप के लड़े। अब 1990 में जैसे ही रशियंस निकल जाएंगे तो ये जो मुजाहिदीन थे, जो इन मुजाहिदीन में ताजिक्स भी थे, उज़्बेक्स भी थे, कज़ा इसमें जो है पश्तून्स भी थे। इन मुजाहिदीन का आपस में एक एग्रीमेंट हुआ था। वो एग्रीमेंट क्या था? वो ये था कि अफ़गानिस्तान से जैसे ही रशियंस निकल जाएंगे तो गुलबदीन हिकमतयार जो है, वो जो पश्तून था, गुलबदीन हिकमतयार के लिए उन्होंने कहा था कि इसको प्राइम मिनिस्टर रखेंगे मुल्क का। और बुरहानुद्दीन रब्बानी के लिए इन्होंने कहा था कि एक एग्रीमेंट किया था जिसमें उन्होंने ये तय किया था कि प्रेसिडेंट बनेगा बुरहानुद्दीन रब्बानी। और अहमद शाह मसूद के लिए ये तय हुआ था कि अहमद शाह मसूद डिफेंस मिनिस्टर बनेगा। इस एग्रीमेंट पे, ये जो एग्रीमेंट हुआ था, इस एग्रीमेंट पे जो है वो जब रशियंस निकल गए तो इस एग्रीमेंट पे ये राज़ी नहीं रहे और ये एग्रीमेंट टूट गया, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान में एक सिविल वार स्टार्ट हो गई। और अफ़गानिस्तान में ना ताजिक्स की गवर्नमेंट बनी, ना उज़्बेक्स की बनी, या ना ही पश्तून्स की बनी। तो अफ़गानिस्तान में एक सिविल वार स्टार्ट हो गई। और ये जो सिविल वार थी ये पहले अफ़गानिस्तान में जब रशियन वार चल रही थी उससे भी ज़्यादा बदतर थी, क्योंकि इसमें जो अल्टीमेट जो इसके जो अल्टीमेट नुकसान जो हुआ वो अफ़गान कौम को हुआ, या अफ़गानिस्तान के जो कॉमन मैन है उसको नुकसान हुआ। तो ये सिविल वार क्या थी? और उसके बाद फिर अभी तक देखें कि मैंने मुजाहिदीन की बात की है, तालिबान का मैंने नाम ही नहीं लिया, क्योंकि अभी तक तालिबान का राइज़ हुआ ही नहीं अफ़गानिस्तान में। 1990 तक अफ़गानिस्तान में तालिबान का कोई नाम ही नहीं था। तो अब ये तालिबान कैसे राइज़ ऑफ तालिबान कैसे होगा, और अहमद शाह मसूद की जो नॉर्दर्न अलायंस जो थी वो क्या थी, वो सारी चीज़ें हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे।